वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के बुक का एक्सरसाइज 1 पर्यावरण के की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, पर्यावरण यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के बारे में। पर्यावरण के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे हम परी का आवरण कहते हैं। मतलब हमारे चारों ओर जो वातावरण है, हमारा वायुमंडल है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब चलिए यहाँ जो बातें लिखी गई हैं उन्हें पढ़कर हम समझते हैं कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों का विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका था, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगा। उसे यह बात अपने सहपाठियों को बताई और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? तो जो कुछ भी अपने आसपास हम देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। ऐसा शिक्षक ने बताया रवि को। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े आदि। अब जब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए और अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। चलिए अब हम इसे समझते हैं। हमने पर्यावरण का आपको थोड़ा अर्थ बताया कि पर्यावरण, जिसे हम परी का आवरण बोलते हैं, हमारे चारों ओर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, नदी, जानवर, आदमी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है और जो आदमी के द्वारा निर्मित है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देकर बताया गया है आपको कि देखिए, रवि नाम का एक लड़का है जो कि अपने आसपास के क्षेत्रों में देखता है कि एक खुला मैदान था जहाँ पे तितलियाँ आती थी, पेड़ पौधे थे। वहाँ पे कुछ दिनों बाद बिल्डिंग बनने वाली है। इस बात को सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो अपने शिक्षक से ही इस बात पर चर्चा करता है। शिक्षक भी इस पर दुख प्रकट करते हैं कि प्रकृति का जो इतना सुंदर दिया गया उपहार है वह नष्ट हो जाएगा और यहाँ पे अब तितलियाँ वगैरह जो है आकर नहीं बैठेंगी। तो शिक्षक उसे बताते हैं कि मतलब आप भी अपने आसपास देखिए कि जैसे कि बहुत सारे लोग भी क्या करते हैं, उन जमीनों पर जो है बहुत सारे घर बना लेते हैं, जिससे कि जो प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती है और मानव निर्मित चीज़ें जो हैं वो बन जाती है। तो मानव निर्मित चीज़ें और प्रकृति से बनी चीज़ें जो हैं, यही दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं, पर्यावरण कहलाती है। आप अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ों को छांट सकते हैं कि मैन मेड चीज़ें क्या होती हैं, मानव निर्मित, और जो नेचर से बनी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है। नदी, पेड़ पौधा, ये सब मानव, ये नेचर के द्वारा बनाया गया है। और प्रकृति, ये मानव निर्मित तो आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, बिल्डिंग, सड़क हो गया, विद्यालय हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्होंने मानव के द्वारा बनाया गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड कहते हैं या मानव निर्मित चीज़ें कहते हैं। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है। उसके आगे चलिए हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये पर्यावरण के घटक हैं। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाए जा रहे होंगे, इन्हें हम समझते हैं। ये देखिए, पर्यावरण के घटक में बहुत सुंदर डायग्राम बना के दिया गया। ये प्रकृति के द्वारा बनी चीज़ें हैं। स्थल, स्थल मंडल, वायु, वायुमंडल, जल मंडल, सजीव मंडल, ये जो है ये नेचर के द्वारा बनी गई चीज़ें हैं और ये जो है मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। बिल्डिंग हो गया, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, और जो है उद्योग, कारखाना हो गया, और जो है स्मारक हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें जो ये ह्यूमन मेड है और ये नेचर से बनी चीज़ें हैं, ये दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं। ये देखिए, मानव है जिसमें एक व्यक्ति है, उसका परिवार है, समुदाय है, धर्म है, शैक्षिक संस्थानें हैं, राजनीतिक स्थिति है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं मानव से निर्मित हुई हैं और ये आर्थिक चीज़ें हैं। तो इसलिए हम प्रकृति, यहाँ ये आपको जो हमने बताया ये क्या है, पर्यावरण के घटक हैं। तो इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी करते हैं। मानव अपनी क्रियाकलापों से प्रकृति को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ऊपर चलिए, पर्यावरण के बारे में कुछ बातें दी गई हैं जिससे हम समझ लेते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए हवा, के लिए पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है,
कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखाना एवं बर्तनों का निर्माण करता है और इस प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मतलब मानव का जब जन्म हुआ था धरती पर तो उस समय बहुत सारी चीज़ें मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती गई, मनुष्य की ज़रूरतें भी बढ़ती गई, आज जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा, तो मनुष्य अपने हर क्रियाकलाप से प्रकृति को नुकसान पहुंचाता ही है। जल को प्रदूषित करता है, वायु को प्रदूषित करता है, जल में गंदगी डालकर जल को प्रदूषित करता है, वायु को आपको गाड़ी वगैरह चलाने से या फिर फ्रिज वगैरह से जो निकलने वाली जहरीली गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों से जो है वायु काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होती है, भूमि भी प्रदूषित करता है। तो मानव अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण में परिवर्तन भी करता है और उनको नुकसान भी पहुंचाता है, जिससे कि हमें कभी कभी जो है प्राकृतिक आपदा देखने को मिलती है। हम समझेंगे अब जीवीय और अजीवीय चीज़ों को। जीवीय क्या है? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि पादप एवं जंतु को हम जीवीय बोलते हैं। अजीवीय क्या है? निर्जीव पदार्थ का संसार, जैसे कि स्थल हो गया, जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, ये अजीवीय पदार्थ हैं जहाँ पे आपको किसी भी तरीके की जैविक क्रिया नहीं होती है। ऊपर के वार्तालाप से, बातचीत से हम यह समझ गए हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण बोलते हैं। ये पर्यावरण क्या है कि जीवित प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग होते हैं, जो स्थान होता है, जो वस्तुएं होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ये पर्यावरण का डिफिनेशन है, आप लोग इसे याद रखें। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। इसमें कुछ नेचर से बनी चीज़ें होती हैं और कुछ ह्यूमन मेड, यही दोनों मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थिति सम्मिलित हैं। जीवीय जिसमें आपको जान होता है और अजीवीय जिसमें जान नहीं होता। जीवीय चीज़ सजीव होती हैं और अजीवीय चीज़ क्या होती है? निर्जीव होती हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियाँ, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं आदि सम्मिलित हैं। आप जानेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। पहले यहाँ पे कुछ शब्द है, इसको हम देख लेते हैं। पर्यावरण, जिसे हम इंग्लिश में एनवायरनमेंट बोलते हैं, ये जो शब्द है ये फ्रेंच का एक शब्द है। एनवायरनमेंट का अर्थ होता है, एनवायरनमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है। इसका अर्थ पड़ोस होता है। अब हम समझेंगे आगे। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से हम पहले भी परिचित है। आइए हम इनके संबंध में कुछ अन्य तथ्यों से जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस पपड़पट्टी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल बोलते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। मिट्टी की पतली परत से यह ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदानी घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलकृति वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर की छतों पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। हमने स्थल मंडल के बारे में क्या जाना? सबसे पहले तो स्थल मंडल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। हम स्थल पर घर वगैरह बनाते हैं, उसके अलावा हम खेती करते हैं। हमारे भोजन का भरण पोषण भी किससे होता है? स्थल मंडल से होता है। स्थल मंडल क्या होता है? यह कठोर ऊपरी परत होता है किसका? पृथ्वी का। इसके अलावा जो है यहाँ पे जानवर भी मतलब क्या करते हैं? घास चरते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटी है। ये सारी चीज़ें आपको स्थल में मिलेंगी। महासागर और नदी भी है, महाद्वीप भी है। ये सारी चीज़ें हमें स्थल में पाई जाती है। इसे हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। ये मनुष्य के जीवन का अति महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य कृषि करता है, अपनी बस्तियों को बसाता है, पशुओं को चराता भी है। तो हमने स्थल मंडल के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया। अब देखिए कि अपने आस पड़ोस को, स्थल को देखिए, आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है, उसकी सूची बनाइए और हमें बताइए कि जैसे कारखाने वगैरह हो गए, उनको बनाता है, स्कूल बना हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्क है। ये सारी चीज़ें स्थल मंडल पर ही हैं। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी का उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? ये सब आप बताइए कि अगर पानी की बर्बादी होती है तो भविष्य में हमें जो है वो जल नहीं मिलेगा, क्योंकि जल जो है हमें कहाँ से मिलता है? तो ये बात आप जान लीजिए। जल जो है हमें ज़मीन के अंदर, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं, उससे मिलता है। भूमिगत जल को बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। जब वर्षा का सारा पानी स्रोत के रूप में ज़मीन के नीचे जमा होता है और जो स्वच्छ पानी होता है, जिसे हम पीने के योग्य बोलते हैं, उसी भूमिगत जल से हमें चापाकल, मोटर, बोरिंग आदि सबसे जल मिलता है। आज आप अपने आसपास जो है पानी की बहुत कमी को महसूस कर रहे होंगे।
ऐसा इसलिए क्योंकि भूमिगत जल का दुरुपयोग हो रहा है और बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है पीने का पानी जो है लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में हमें नहीं मिलेगा। आज आप उस दिक्कत का भी सामना कर रहे होंगे, जहाँ कभी हमें चापाकल से पानी मिल जाया करता था, अब बहुत ही रेयर हो गया है। अब जहाँ तक पानी की बात है, हमें पीने का पानी बोरिंग के अलावा कहीं कहीं मोटर वगैरह से मिलता है, और चापाकल तो हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये पानी की कमी के कारण हो रहा है। अगर हमें पानी की कमी को दूर करना है तो हमें जो है जल की बर्बादी को होने से रोकना होगा। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे कि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की पतली परत होती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रहता है। यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूल, कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। हमने जलमंडल के बारे में जाना। इस जल के क्षेत्र को बोलते हैं। जलमंडल में नदी, झील, समुद्र, महासागर ये सारी चीजें आ जाती हैं जिनसे जलमंडल बनता है। उसके अलावा हमने वायुमंडल के बारे में जाना कि पृथ्वी के चारों ओर जो है वायु की पतली परत होती है, और पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसके कारण मानव धरती पर रहता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो सारी चीज़ें अंतरिक्ष की तरह जो है तैरती नजर आएंगी, क्योंकि अगर आप चंद्रमा पे जाएं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जिस कारण आदमी जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम। आप अंतरिक्ष में जाएं तो आप भी क्या करेंगे, वहाँ पे बिल्कुल तैरेंगे, क्योंकि आपके बॉडी का जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है मतलब नहीं खींचेगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसलिए हम लोग पृथ्वी पर खड़े रहते हैं। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज जो है वो न्यूटन ने की थी। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे अब जैव मंडल के बारे में। पादप एवं जीव जंतुओं से मिलकर हमारा जैव मंडल बनता है, जहाँ पे मानव रहता है। उसके अलावा स्थल, जल, वायु ये सभी चीज़ें मानव के जीवन को संपूर्ण बनाती हैं और संभव बनाती हैं, और बाकी जीव जंतुओं को भी। अगर ये सारी चीज़ें ना हो जैव मंडल में तो पृथ्वी पर जो है जीवन संभव नहीं हो सकेगा। पृथ्वी ही एक ऐसा हमारा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। परितंत्र क्या है? रवि की कक्षा में एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से पूछा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर से जल केवल कीचड़ और रेत से नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने ऐसा कहा। ये देखिए, दो बच्चे जो आपस में बात कर रहे हैं वो जल की कमी को दर्शा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो जल है वो किस तरीके से मिलता है। जहाँ पे एक जो लड़का है वो केरल के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। दूसरा जैसलमेर के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे कम वर्षा होती है। परितंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण से संबंधित है, जिसे हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरणीय स्थान और चित्र पर फोटो लगा सकते हैं अपने स्थान का और बता सकते हैं। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते और समझते हैं हमारा पर्यावरण के बारे में। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही जब तुम रेगिस्तान में आओगे। तुम्हें सांप, छिपकली एवं अन्य कीट भी दिखेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। पर्यावरण प्रायः एक दूसरे पर वे आश्रित है। जीवधारियों का आपस में, आसपास और पर्यावरण के बीच का संबंधी परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक परितंत्र बनाता है? यहाँ परितंत्र के बारे में कहा गया, जैसा कि हमने समझा कि परितंत्र क्या होता है, जिसमें सभी जो जीवधारी हैं, मतलब जितने भी सजीव चीज़ें हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर होती है। जैसे आप समझ लीजिए फूड चेन के बारे में क्या होता है कि घास को खाता है ग्रास होपर, और ग्रास होपर को खा जाता है मेढक, और मेढक को खा जाता है सांप। तो और ये सारी चीज़ें क्या है, ये फूड चेन की तरह है। इस तरीके का फूड चेन आप लोग खुद भी बना सकते हैं कि जैसे घास को खाने वाले होते हैं हिरन, यानी कि शाकाहारी जीव, और हिरन को खाने वाले होते हैं मांसाहारी जीव शेर। ये क्या है? ये फूड चेन है, और इसे ही हम परितंत्र कहते हैं।
परितंत्र सभी जगह होते हैं, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी बन सकते हैं, घास वाला स्थल, रेगिस्तान वाला स्थल आदि बनाए जा सकते हैं। अब जानेंगे मानवीय पर्यावरण के बारे में। मानवीय पर्यावरण क्या है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उनका जीवन काफी ज्यादा सरल था, आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकता बढ़ती चली गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के नए तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना सीख लिया, पशुपालन करना सीख लिया, अस्थायी जीवन जो है वो जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार और सहज द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ साथ समरसता से रहने के लिए एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वो अक्सर अपने स्थानों की हरियाली के बारे में बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में मिजोरम आने के लिए कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टी में जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य एवं घरों के लोगों के क्रियाकलापों के चित्र बनाएंगे। अब हम इसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने अभी पर्यावरण के बारे में पढ़ा और हमने अभी मानवीय पर्यावरण के बारे में जाना कि मानव को कैसे पर्यावरण का निर्माण करता और मानव अपनी चीज़ें कैसे बनाता। तो शुरुआत में जब इंसान का जन्म हुआ था तो उसकी ज़रूरतें कम थी, धीरे धीरे उसने खेती करना सीखा, घर बनाना सीखा और रहना सीखा। इस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जो पर्यावरण की चीज़ें हैं उसमें भी डिमांड बढ़ने लगी और इस तरीके से पेड़ पौधे साफ कर कर बहुत बड़े बड़े घर बनाए जाने लगे। घर के अलावा अब ज़रूरत थी स्कूल वगैरह की तो वो भी खोला जाने लगा। उसके बाद बड़े बड़े फैक्ट्री बनाए गए जब औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। तो इस तरीके से मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर होता चला गया। शुरुआत में मनुष्य ने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो वस्तु के बदले वस्तु देना, गेहूं के बदले चावल देना, चावल के बदले दाल, दाल के बदले तेल, दूध, ये सारी चीज़ें वस्तु विनिमय प्रणाली कही जाने लगी। मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अदला बदली किया जाना, यही था आपको वस्तु विनिमय प्रणाली। आप एक बात जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग गर्मी में खीरा खाना पसंद करते हैं या फिर हम लोग ठंडे में मतलब चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो ऐसा क्यों? इसको हम नेचर बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि किसान को पता है कि कौन सी मतलब मौसम में कौन सी चीज़ें उगाई जाएंगी और हमें कौन सी चीज़ें कब अच्छी लगेंगी। तो जो समय में चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उसके पीछे रहस्य है, कहानी है, खोजा गया है, तब जाकर ये बना होगा। अब हम समझते हैं अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करके निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के होंगे तो उनके आसपास कैसे पेड़ थे, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले कौन खेल थे, उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा था, गर्मी एवं सर्दी के मौसम में वे कैसे बिताते थे। ये जानकारी जो है आप हमें बता सकते हैं। और यहाँ पे बताया भी गया है कि रवि जो लड़का है उसे कहीं गर्मियों की छुट्टी में अगर घूमने जाना है तो मिजोरम जाने के लिए उसे जो है उसकी दोस्त नूरी उसे इनवाइट करती है कि तुम मिजोरम आओ, वहाँ घूमो और तुम्हें वहाँ पे आके अच्छा लगे। बाकी शिक्षक भी बच्चों को यही बताते हैं कि मतलब आप भी जाएं और घूमें और हमें बताएं कि किस तरीके से आपने आनंद उठाया और उन स्थानों के बारे में नोटबुक में लिख के लेके आएँ। ये वस्तु विनिमय प्रणाली का एक चित्र दिया गया है जहाँ पे वस्तुओं की अदला बदली हो रही है। इसमें धन की आवश्यकता नहीं होती थी, मतलब वस्तु को वस्तु से बदला जाता था। और प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये बात आप लोग याद रखें क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम में ये काम आ सकती हैं, आपके एग्ज़ाम में भी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।